इन G7 देशों ने ट्रंप के साथ में जो फ्रांस है उसने खेला करते हुए क्या कहा कि मैं इन G7 देशों में पहला ऐसा देश बनूंगा जो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दूंगा। आप सुनेंगे हैं, पहले तो सर हमको यह बता दो कि फिलिस्तीन कोई अलग देश था नहीं क्या अब तक? ये मान्यता देंगे से क्या मतलब है? तो मैं फैक्ट पहले ही बता देता हूं। G7 देश जितने भी हैं, इन्होंने अभी तक फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। यह भी बता देता हूं कि भारत ने मान्यता दे रखी है ना, ताकि आप आगे तक दिमाग में इसको लेकर ना घूमें। यह मान्यता देंगे तो एक तरह से G7 देशों में अचानक फूट सी पड़ गई है। G7 सब एक साथ अमेरिका की सुर बोला करते थे, ये निकल गए अलग और निकल कर कह दिए कि मैं फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा हूं, सितंबर के अंदर यूनाइटेड नेशन की बैठक के अंदर दूंगा बेटा। अब इस मान्यता से किस किस को मिर्ची लगनी थी, स्वाभाविक है। मैक्रोन ने यह खेला क्यों किया, यह भी हम आज के सेशन में बताएंगे। फिलिस्तीन असल में है कहां, वेस्ट बैंक और गाजा में से फिलिस्तीन है कौन सा, कहां लिखते हैं हम फिलिस्तीन, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। फिलिस्तीन को मान्यता देने का मतलब क्या है, कि क्या हमास को मान्यता देने वाले हैं या फिलिस्तीन के लिए जो यहां पर वेस्ट बैंक में फतह की सरकार चलती है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी की, जिसमें अब्बास राष्ट्रपति हैं, उन्हें मान्यता देंगे। किसे मान्यता देंगे आज के सेशन में बताएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के इसी पूरे गणित को आज समझेंगे, क्योंकि मैक्रोन ने वो कर दिया है जिसकी फिलिस्तीन को बड़ी उम्मीद थी, या फिर कहिए गल्फ के नेशंस को बड़ी उम्मीद थी। गल्फ कंट्रीज से हाल ही में ये भाई साहब उगाही कर कर लौटे ही थे। आपको याद होगा जब ये आए थे सऊदी अरब से, कतर से सबसे पैसा लेकर चले गए थे। अब मैक्रोन की बारी थी कि पैसा वो ले गया, इज्जत मैं दूंगा। भाई साहब मैक्रोन ने दाव चला, गल्फ नेशन एकदम खुश हो गए। और खुश हो गए, हो सकता है इतने खुश हो जाएं कि जैसे ट्रंप धमकाकर पैसे ले गए और ये सादा खुशी के अंदर पैसे ले जाएंगे सारे के सारे। तो आज के सेशन में हम ये सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और ये बताएंगे कि इससे इजराइल कितना भड़का हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका को कितनी मिर्ची लगी है। भाई साहब अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने तो एकदम आउट, मैं नहीं मानता, ये सब बकवास बातें हैं। इस तरह से नेतन्याहू अलग भड़के हुए हैं कि ये कैसे कर सकते हो आप। तो ये सारी की सारी कहानी, क्योंकि सवाल तो बड़े बनेंगे आपके दिमाग में, सर इंडिया ने तो मान्यता दे रखी है, फिर क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। वो सारी बातें आज के सेशन में हम क्लियर करेंगे। क्या इजराइल फिलिस्तीन को देश मानता है कि नहीं, ये भी आज के सेशन में बताएंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो G8 जो आप जानते हैं, G20 के हम खुद सदस्य हैं। G20 से G8 थोड़े और पैसे वाले देश, G7 सबसे पैसे वाले देश। इनमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान शामिल हैं। इनमें से फ्रांस अलग रहा, चल पड़ा है। बाय द वे ये याद होगा कि रशिया को 2014 में, क्योंकि यूक्रेन के एक हिस्से के ऊपर, क्रीमिया जिसे कहते हैं, उस पर रूस ने जैसे ही कब्जा किया था, तब से अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर के रशिया को बाहर निकाल दिया था। अब देखना यह है कि ये G7 G6 कब बनेगा, क्योंकि फ्रांस जो है ना वो अलग चाल चल दिया है। अब इस G7 के अंदर फ्रांस की चाल ही दुनिया के अंदर चाल बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे थे, इधर इजराइल को भी साध के चल रहे थे, इधर गल्फ नेशंस को भी साधते चल रहे थे, मैक्रोन ने शहमात के खेल में एक बढ़िया दांव खेल दिया है। आप अच्छे से जानते हैं, गल्फ नेशंस में ट्रंप आए, बढ़िया धमकाए, बेचारे कतर के राजा से तो उठा करके हवाई जहाज ले गए, इधर सऊदी वालों से $300 बिलियन का व्यापार ले गए, पैसा खूब बढ़िया कमा कर घर लौट गए। तो मैक्रोन ने कहा अरे व्यापारी तो हम ही है भाई, हमसे भी कुछ खरीदो, हमसे खरीदो तो उल्टा दाव चला जाए। कि मतलब कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से काम ना चले तो उंगली टेढ़ी कर लो। भाई साहब इन्होंने प्यार रूपी ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। प्यार क्या था, गल्फ नेशंस को और क्या चाहिए, फिलिस्तीन की मान्यता, कि भाई देखिए इजराइल से फिलिस्तीन भी एक देश है, उसको मान्यता दे दो। इन्होंने वो मान्यता दे दी। कहा कि सितंबर में पब्लिकली अनाउंस करूंगा कि फ्रांस होने के नाते, G7 मेंबर होने के नाते, मैं फिलिस्तीन को एक अलग देश मानता हूं। अब अलग देश मानते हो तो इसका मतलब इजराइल को आप चुनौती दे रहे हो। इजराइल नहीं मानता, आप उसे मान रहे हो, तो यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल के लिए यह खबर हेडलाइन बन जाती है। लेकिन अब इस खबर को और समझें, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ना फिलिस्तीन के अंदर शासन कैसे चलता है यह बता देता हूं। देखिए आपने अक्सर इजराइल का मैप तो नोटिस किया ही है। इजराइल के अंदर दो हिस्से, एक तरफ वेस्ट बैंक, एक तरफ गाजा, आप ऑब्जर्व करते आए हैं। गाजा के साथ कलेश मचा पड़ा है, यह आप सबको पता है। वेस्ट बैंक के साथ आपने कलेश सुना नहीं होगा इन दिनों, आपको लगता होगा कि वेस्ट बैंक है कुछ डला हुआ, इसके साथ कुछ है नहीं। असल में फिलहाल फिलिस्तीन के जो नाम पर जगह है वो यही दो जगह है, गाजा प्लस वेस्ट बैंक इज इक्वल्स टू फिलिस्तीन है। ठीक है, आज की स्थिति यह है। आज की स्थिति में इन दोनों को मान्यता देने के बारे में इजराइल, मतलब यदि फ्रांस बोल रहा है तो यह बात हमें समझनी होगी। तो देखिए साहब बात कुछ इस तरह से है कि ये जो आपको वेस्ट बैंक दिख रहा है ना, यहां पर शासन चलता है फतह नामक ग्रुप का, फिलिस्तीन अथॉरिटी। आप ऐसे समझिए दो राजनीतिक पार्टी हो जाएं, उनमें से एक राजनीतिक पार्टी यहां शासन कर रही है और एक राजनीतिक पार्टी यहां शासन कर रही है।
जो यहां शासन करती है ना, उसका नाम है हमास। अब ये जो हमास है, ये कई देशों द्वारा तो राजनीतिक पार्टी माना जाता है, जैसे कतर के द्वारा, ईरान के द्वारा, तुर्की के द्वारा, या लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उसके द्वारा हमास को एक राजनीतिक दल माना जाता है, जो अपने साथ सेना भी रखता है, सो कॉल्ड सेना। उस सेना को इजराइल आतंकी बोलता है, हमास वाले नेता उसको सेना बोलते हैं। ऐसे ही अब वेस्ट बैंक पर आइए। वेस्ट बैंक के अंदर फतह नामक एक संगठन सक्रिय रहता है। फतह एक और पार्टी समझ लीजिए, जो पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी नाम से सत्ता चलाती है। इसके नेता हैं अब्बास, ये यहां पर सत्ता चलाते हैं। दुनिया में जब बात आती है ना कि किसी से अगर फिलिस्तीन का हेड मानकर बात करनी है, तो वो इस फतह ग्रुप के लीडर्स के साथ बात की जाती है। ये चुनाव से बने थे, लेकिन 2006 के बाद फिर कोई चुनाव हुआ नहीं, तब से ये एक्सटेंडेड सरकार चलाते आ रहे हैं। ये दोनों आपस में एक हैं क्या? कतई नहीं है। दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे पर गोले नहीं चलाते। दोनों एक दूसरे के साथ फतह और हमास मिलकर फिलिस्तीन है, दुनिया को यही बताते हैं। लेकिन इस गाजा वाले क्षेत्र में हमास सक्रिय है, जिसे 3-4 देशों के अलावा कोई और मान्यता नहीं देता, इसलिए इसे आतंकी संगठन कंसीडर करता है इजराइल, अमेरिका, ये तमाम देश। ठीक है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह बात बोली है, तो वो किसे मान्यता देने जा रहे हैं? अगर इस खबर का अधूरा ज्ञान दे दिया जाए, तब तो यह लगता है कि इसका मतलब क्या हमास को मान्यता देने जा रहे हो क्या? अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, चलिए सरप्राइज खत्म कर देता हूं। नहीं, वो हमास को मान्यता देने नहीं जा रहे हैं। वो इस फिलिस्तीन को, जिसका लीडरशिप दोनों मिलकर के ये फतह वाला ग्रुप करता हो, अब्बास जिसके राष्ट्रपति होते हो, उसे मान्यता देने जा रहे हैं। ठीक है। आइए दूसरी बात आपको अब यह भी बता दें कि इन दोनों के कलेश में जीतता कौन है। भाई साहब, दोनों स्वतंत्र सरकार चलाते हैं, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। अब इस स्थिति तक कैसे पहुंचे वो भी थोड़ा सा ब्रीफ जान लो, कई बार पहले भी बता चुका हूं। 1922 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब फिलिस्तीन हुआ करता था, तो वह एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। असल में आप सभी को पता है कि 1914 से लेकर के 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 के अंदर जब अंग्रेजों को लगा कि वो हिटलर से हार जाएंगे, हिटलर बहुत तेजी से, असल में हिटलर नहीं था उस समय, हिटलर के जैसे जो जर्मन एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, हिटलर बाद में पनपा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, लेकिन हिटलर के समर्थन में कहिए या जर्मन प्राइड वाले जो लोग थे ना, जो कि बहुत तेजी से इन ब्रिटिशर्स को हराते जा रहे थे, ऑटोमन के खिलाफ काम कर रहे थे, वो क्या था कि ब्रिटिशर्स को जर्मनी को तोड़ना था, जर्मनी को कमजोर पटकना था। ऐसे में 1917 में इनके विदेश सचिव के द्वारा, यूके के विदेश सचिव के द्वारा, ब्रिटेन के विदेश सचिव के द्वारा कहा गया कि मैं यहूदियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र दिलाना चाहता हूं। बेलफोर्ड नाम का एक व्यक्ति था जिसने यह अनाउंस कर दिया था 1917 में, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया। यह रहा वो बेलफोर डिक्लेरेशन। इस बेलफोर डिक्लेरेशन में यह कहा गया कि फिलिस्तीन भविष्य में यहूदियों के लिए एक जगह होगी। तो जर्मनी के अंदर जो बैठे हुए यहूदी थे ना, वो उस समय इस भावना के साथ रह गए कि एक दिन ब्रिटेन हमको जब जीत जाएगा तो हमें फिलिस्तीन में देश बनवाकर हमारा देगा। अब यही वो कारण माना जाता है जिसके चलते प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, और जर्मनी की हार के बाद हिटलर वहां पनपा और उसने यहूदियों से अपना बदला लिया। जो कहते हैं ना कि यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ, बोले ये ब्रिटेन के साथ हो गए थे हमारे देश में रहते रहते। इसके पीछे और भी कई और पक्ष हैं। शॉर्टकट रूप में यही है कि एक डिक्लेरेशन बेलफोर ऐसा था जो फूट डालो राज करो में काम आया था। ब्रिटिशर्स ने दाव चला था जर्मनी के लोगों को भड़काने के लिए, और वहां से फिर यहूदियों को फिलिस्तीन लाया गया। फिलिस्तीन लाया गया तो देखो 1917 में तो फिलिस्तीन एक देश हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर के अधीन, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ऑटोमन हार गया, टूट गया। तो टूटने के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला गया। अब जब आप ब्रिटिशर्स के कब्जे में चले गए तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन कहां रहेगा। तो उन्होंने विजेता होने के नाम पर यह जगह पकड़ा दी यहूदियों को। यहूदी आकर यहां रहने लगे, फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों की कॉलोनी बनने लगी और ब्रिटिशर्स की शह पर बनने लगी। यह कॉलोनी धीरे धीरे विस्तार करने लगी। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, धीरे धीरे ये येलो कलर जो फैलता जा रहा है, ये अब मतलब ये ग्रीन कलर जो फैलता जा रहा है, ये इजराइल है। ये फैलता जा रहा है और इधर की तरफ जो सिकुड़ता जा रहा था वो फिलिस्तीन था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि भाई हमने प्रॉमिस किया था आपको जगह देंगे, आप रहो। यहां से यह संघर्ष होता गया। 1947 में इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। 1947 में 3 चीजें बनकर आई। पहला, यरूशलेम को अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल में रखा जाएगा। फिलिस्तीन और इजराइल नाम से 2 देश होंगे। पहले फिलिस्तीन था, अब वो खत्म हो गया। यहीं से लेकर आज तक कलेश चला आ रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाने के लिए वो फिलिस्तीन को ही देश मानता है, यहूदियों को तो केवल आया हुआ व्यक्ति मानता है। वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि जब युद्ध हम जीते थे तो हम तय करेंगे कि कौन
कौन कहां रहेगा, हमारे हिसाब से यहूदी यहां रहेंगे तो इनको देश मिलना चाहिए। बाकायदा यूएन के अंदर इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दिला दी गई। ये यहां पर साहब निवास करने लगे और तेजी से फैलने लगे, इजराइल और बड़ा होता चला गया। आज की स्थिति आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि फिलिस्तीन अब कुछ ही जगह रह गया है, गाजा और वेस्ट बैंक के रूप में आपको फिलिस्तीन दिखाई देता है। ठीक है साहब, अब फिलिस्तीन जो वर्तमान में आपको दिखाई पड़ता है, इस फिलिस्तीन के अंदर जो सत्ता पक्ष है वो कैसे काम करता है, अब मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। वर्तमान में यहां पर जो देश हैं उनमें से 29 नवंबर 1947 के दिन यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एक मैप जारी किया था जो आपके सामने है। गाजा और वेस्ट बैंक नाम से अब फिलहाल लोग लगभग 8.5 लाख लोग तो वेस्ट बैंक में रहते हैं और लगभग 15 लाख लोग के आसपास गाजा में बताए जाते हैं। कई जगह कई मिलियन लोग बताए जाते हैं। अब स्थिति यह है कि 1967 के बाद से इजराइल ने फिलिस्तीन को और समेटना शुरू कर दिया। दुनिया भर के नेताओं के द्वारा तरह तरह की डिमांड हुई कि भाई गाजा के अंदर हमास है और फिर जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर फतह नामक ग्रुप सक्रिय है, दोनों अपनी सत्ताएं चलाते हैं। मांग यह उठी कि फिलिस्तीन पूरी तरह खत्म नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन रहना चाहिए, फिलिस्तीन इजराइल के साथ रहे। इसे ही टू स्टेट थ्योरी कहा जाता है, टू नेशन थ्योरी, जिसको भारत भी समर्थन देता है, यूएन के बहुत से देश समर्थन देते हैं कि फिलिस्तीन भी रहे और इजराइल भी रहे। इजराइल भी शुरुआत में इसे मान्यता दिया करता था कि फिलिस्तीन रहना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू इन दिनों जब से यह हमास का हमला हुआ अक्टूबर 2023 में, तब से फिलिस्तीन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनका हाल ही में स्टैंड बदला हुआ है। वो कहते हैं कि इन सबको यहां से ले जाओ, दूसरी जगह ले जाके बसा दो, इथोपिया वालों तुम ले जाओ, इंडोनेशिया वालों तुम ले जाओ। ठीक है साहब, इन दोनों के बीच में पहले ओस्लो में दोस्ती करवाई गई थी बाकायदा बिल क्लिंटन के द्वारा कि हां भाई तुम दोनों लोग मिल लो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन ऑफ पीएलओ, उस समय यासर अराफात हुआ करते थे, इनकी तस्वीरें आप इंदिरा गांधी जी के साथ भी देखे होंगे। तब हम भारत वाले भी फिलिस्तीन को मान्यता देते थे, आज भी देते हैं। इन दोनों को मिलाया गया था कि तुम दोनों सह अस्तित्व के साथ रहो, ओस्लो अकॉर्ड हुआ था। लेकिन आजकल के समय पर दिक्कत यह है कि आज का इजराइल फिलिस्तीन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में फिलिस्तीन के अंदर जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके नेताओं को आप भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी देखते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ भी आप देखे होंगे, ये सभी वो लोग हैं जिन्हें वेस्ट बैंक में देखा जाता है और वेस्ट बैंक के इन नेताओं को दुनिया भर के नेता रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इन दिनों तक भी वेस्ट बैंक के नेताओं को G7 कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मैक्रोन वो व्यक्ति बनकर आ रहे हैं जो G7 कंट्री होने के नाते वेस्ट बैंक के अंदर बैठे हुए नेताओं को रिकॉग्नाइज करके उन्हें फिलिस्तीन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का जब सितंबर में अधिवेशन होगा तब मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगा। फिलहाल के लिए मेरा यह अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है कि हम लोग डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वापस से गाजा को बनाया जाए और फाइनली हम चाहते हैं कि स्टेट ऑफ फिलिस्तीन बन करके रहे। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से यह कहते हुए कहा कि हम फिलिस्तीन नामक एक देश चाहते हैं और इसमें युद्ध रुके, हम ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहां ह्यूमैनिटेरियन सहायता पहुंचाई जाए और सारे हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाए। अर्थात फ्रांस ने अपने द्वारा यह साफ कहा कि जो बंधक हैं उन्हें छोड़ा जाए, हमास हथियार छोड़ दे, फिलिस्तीन एक देश बने, गाजा में रहने वाले लोगों को मानवीय सहायता मिले। बाकायदा इन्होंने एक पत्र जारी किया और कहा कि मैं टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता हूं, 7 अक्टूबर पर हुए हमले की निंदा करता हूं, जो हमास के पास बंधक बने हुए हैं इनकी रिहाई की मांग करता हूं। साथ ही साथ में गाजा के अंदर वापस से रिफॉर्म किए जाएं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को यहां पर काम करने दिया जाए, हमास को डीमिलिटराइज किया जाए, इजराइल और फिलिस्तीन बाकायदा पीस और सिक्योरिटी के साथ साथ रहते हुए 2 स्टेट के रूप में यहां पर एग्जिस्ट करें। यह बात इन्होंने मांग करी। बाकायदा इसको अरबी भाषा में और हिब्रू में दोनों में इन्होंने टाइप करके डाल दिया। जैसे ही यह खबर आई कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं और मैं मान चुका हूं कि यह अलग देश है, इस बात को न्यूज जैसे ही मिलती है भाई साहब बवाल मच जाता है। बवाल क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन को ऑलरेडी दुनिया के बहुत से देश मानते थे इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन G7 कंट्रीज जो पावरफुल देश थे ये इसे मान्यता नहीं देते थे। G7 कंट्रीज में से जो फ्रांस है ये यूएन का मेंबर है, अमेरिका के साथ साथ परमानेंट मेंबर है। ऐसे में इसका मान्यता ना देना एक तरह से अमेरिका की
पकड़ को मजबूत बनाता था। अब अचानक ऐसा होना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। लोगों ने भाई फ्रांस के मजे लेने शुरू कर दिए कि इनकी तो नेचर है सरेंडर करना। इमानुएल मैक्रोन को कहा कि तुम तो हमास के समर्थक बन गए हो, तुम डर गए हो, तुम मुसलमान बन गए हो, तुम मुसलमानों से डर गए हो। और तो और फ्रांस में इनके जो खिलाफ अपोजिशन की पार्टी है वो मैक्रोन के खिलाफ बयान देना शुरू कर दी, क्योंकि फ्रांस के साथ एक गड़बड़ है। और वो क्या है? फ्रांस में यहूदी भी बहुत है और मुसलमान भी बहुत हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा अगर यहूदी और मुसलमान एक साथ कहीं पाए जाते हो तो वो फ्रांस है। ऐसे में फ्रांस के अंदर ये वोट बैंक की गणित है कि कौन किसको लेकर चले। मैक्रोन थोड़े लिबरल प्रकार के नेता माने जाते थे, मरीन ले पेन थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट नेता बनकर आई। इन्होंने जैसे जैसे ईसाइयत के साथ साथ और मुसलमानों के खिलाफ बयान किए तो मैक्रोन ने भी थोड़ा सा गर्मी दिखाई थी, तभी इन्होंने बुर्का बैन जैसी प्रथा अपनाई थी। लेकिन धीरे धीरे मरीन ले पेन के जाल में फंसते मैक्रोन अब पीछे हटे हैं अचानक, और हटते हुए इन्होंने यह बोला है कि हम हमास वाले गाजा को मान्यता देते हैं, हमास की मिलिट्री को मान्यता नहीं देते, उसको हम चाहते हैं कि वो सेना हटा दे। भाई साहब इस बात को नेतन्याहू एकदम बौखला गए कि ये क्या चक्कर है। मैक्रोन एक तरीके से उस हमास को मान्यता दे रहे हैं जिसने इजराइल पर हमला किया था, हम उसके खिलाफ हैं। मतलब इस मैसेज को इस तरह लिया गया कि मैक्रोन ने ऐसा करके इजराइल पर हुए हमले को सही ठहरा दिया है। वास्तविकता में मैक्रोन क्या कहना चाह रहे हैं कि हमास आतंकी समूह है, ये भी नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं इसके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, डीमिलिटराइज्ड होना चाहिए और हॉस्टेजेस रिहा कर दिए जाने चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों में हमास अपने हथियार छोड़ दे, यह शब्द एक दूसरा शब्द भी कहता है कि हमास तो रहे जो गाजा पर कंट्रोल करता है, लेकिन वो हथियार छोड़ दे। तो इजराइल इस बात पर भड़क गया कि जिस हमास ने हम पर हमला किया, आप उससे कह रहे हैं कि तुम बस हथियार छोड़ दो, बाकी तो तुम गुडमैन हो। अब भाई क्यों ना कहे, क्योंकि इजराइल के जो साथी हैं अमेरिका वाले, उन अमेरिका वालों ने सीरिया में क्या किया? सीरिया में ऐसे ही तो किया। एक जो अल सुजा करके जो नेता बने हुए हैं, जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल, वो मोस्ट वांटेड आतंकी थे, अलकायदा से संपर्क थे, इवन उन पर तो बाउंटी रखी हुई थी अमेरिका वालों ने। उसको जब तुम आतंकी से व्हाइट कॉलर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हो, तो इन्होंने भी बिल्कुल वही दबा इनको पकड़ा दी कि लो, हम हमास वालों से कह रहे हैं कि तुम हथियार छोड़ दो, बाकी तो आदमी तुम अच्छे हो। तो मैक्रोन ने एक तरह से वही दाव अमेरिका पर चल दिया, वही गोली इनको टेस्ट करा दी। इस बात पर जो सेक्रेटरी रूबियो हैं वो खिलाफ हो गए कि ये क्या बकवास चल रहा है, ऐसा हम नहीं करते, हम रिजेक्ट करते हैं इस बात को जो इमानुएल मैक्रोन प्लान लेकर आए हैं। इनसे पूछा गया तो ये एकदम ही अवॉइड कर दिया गया, कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं, हम कोई मतलब नहीं रखते फ्रांस से, ये है वो है, ये बिखर गए। गल्फ कंट्रीज लेकिन अचानक फ्रांस के समर्थन में आ गई। मतलब फ्रांस ने एक ऐसा दाव चला जिससे कि अमेरिका अपने आप में हिल गया। मतलब अमेरिका अब तक वर्चस्व की लड़ाई में रशिया से लड़ रहा था, चाइना से लड़ रहा था, अब अचानक इनके पास में आकर के फ्रांस और बैठ गया कि आओ सर थोड़ा बतिया ले। अब अमेरिका को संकट आ रहा है, किस किस से लड़े। अब हम फ्रांस बगल में बैठता है, दाव ऐसा खेलता है जो तुम सीरिया में किए थे हम गाजा में कर दिए, लो बेटा बजा दिया तुम्हारा बाजा। अब इधर गल्फ कंट्रीज सारी की सारी वाह वाह फ्रांस करने लग गई। भाई साहब सऊदी वाले निकल आए, कतर वाले निकल आए, और जहां तहां से मैसेजेस चलना शुरू हो गए कि वाह वेरी गुड। इजिप्ट वाले, जॉर्डन वाले सब तारीफों में, ओमान, कुवैत, यमन सब, अरे साहब मजा कर दिया आपने तो जबरदस्त काम कर दिया। आपने फिलिस्तीन को मान्यता देकर दिखा दिया कि आप डरने वाले नहीं हो, ट्रंप की तूती में आप नहीं बोलते हो। इसका फायदा किसको होगा? फ्रांस को निश्चित ही होगा। क्यों? क्योंकि गल्फ में फ्रांस चाहता है अपना पैर पसारना, और उसे क्या फर्क पड़ रहा है गाजा में किसकी सरकार है। उसको तो ट्रंप को बिल्कुल वैसे ही दाव पेच में मारना था जैसे सीरिया में उसने खेला किया था। ऐसे में प्रभुत्व का जब दाव हो तो इन्होंने यह कह करके ट्रंप को नीचा दिखा दिया। कुल मिलाकर ट्रंप जो अभी गल्फ कंट्रीज के बीच में अच्छा बनकर गए थे, लेकिन हमास वाले लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे रहे थे, उस जगह पर इन्होंने इस तरह का दाव खेल दिया है। कुल मिलाकर के भाई साहब ये खेला राजनीतिक स्थापत्य का है कि भाई कौन ज्यादा प्रभुत्व वाला देश है। ठीक है, इमानुएल मैक्रोन ने जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता दी तो सवाल उठने लगे कि क्या कारण है, मतलब ऐसा क्या है कि मैक्रोन पलट गए। तो देखो इसको थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था ना, तो मैक्रोन ने इसकी कड़ी निंदा की थी और इस पर मतलब बढ़िया से कहा था कि भाई इसके खिलाफ होना चाहिए सब काम। भाई तुरंत जैसे ही हमला हुआ उसके बाद इजराइल वालों ने गाजा पर हमला बोल दिया। हमला बोला, काफी लोग मारे गए। जिस मारे जाने शुरू हुए 1 महीने के भीतर भीतर मैक्रोन ने कहा अब बस बहुत हो गया, बच्चों को और महिलाओं को मत मारो। मैक्रोन ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई हमास के खिलाफ आपकी जो कार्रवाई है उसमें लोगों को मारना बंद कर दो, लेकिन इजराइल रुका नहीं। इजराइल ने गाजा के हाल बदल दिए। हालात जो है वो आपके सामने तस्वीरों से हैं, भुखमरी के हालात हैं, घर टूटे पड़े, तमाम चीजें हैं। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार
55,000 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, यह ऑफिशियल डेटा बताया जाता है। डब्ल्यूएचओ खुद कह रहा है कि 21 लाख लोग भूखमरी के शिकार हैं इस समय गाजा के अंदर। भूखमरी, बीमारी, इन तमाम चीजों से गाजा में लोग पीड़ित हो रहे हैं। हर 5 में से एक बच्चा गाजा के अंदर माल नरिश्ड है, ऐसा यूएन अपनी रिपोर्ट में कहता है। अल जजीरा तो खैर चलो इजराइल में बैन है, वो तो सारी बातें इनके विरोध में करेगा, लेकिन फिर भी फ्रांस बराबर यह कहता आया कि भाई अब रोक दो गाजा के अंदर, अब हमले रोक दो। इवन गाजा के विषय पर इन्होंने सऊदी अरब के साथ मिलकर यूएन में भी बात रखने की बात करी कि बोले भाई अपन लोग बैठेंगे, फ्रांस विल प्ले फुल पार्ट नेक्स्ट जून अलोंग साइड विद सऊदी अरेबिया, इट विल को चेयर एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन। कि भाई हम लोग आकर के इसका समाधान ढूंढेंगे, ऐसे चलेगा नहीं, मतलब कब तक खत्म करोगे। बाकायदा मैक्रोन बार बार ये उठाते रहे कि इजराइल को अब हथियार बेचना बंद करो। हालात अभी ताजा ताजा क्या हुए कि 20 तारीख के दिन एक खबर लीक हो जाती है, और खबर क्या लीक होती है कि इजराइल के जो मोसाद के चीफ हैं डेविड बार्निया, उन्होंने अमेरिका से एक मदद मांगी है। और वो मदद क्या है कि गाजा से लोगों को निकालकर इथोपिया, इंडोनेशिया और जो अफ्रीकी देश हैं वहां पर भेज दिया जाए। ये खबर जैसे ही बाहर आई कि ये तो गाजा को खाली करवाना चाहते हैं, और खाली क्यों? क्योंकि ट्रंप की नीयत थी गाजा को साफ करवा के उसे बिल्कुल ट्रंप सिटी बनाने की, तो बोले इसको खाली करवा दिया जाए। अब ये जो खाली करवाने की नीति थी ना इनकी कि इसको खाली करवा दिया जाए, इसके खिलाफ हो गए सारे देश, और उनमें से यूके और फ्रांस भी थे। बोले भाई अब इस युद्ध को रोको, कोई खाली करवाने का लॉजिक नहीं है, हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। मतलब गाजा को अगर अब नहीं रोका गया, इजराइल को अगर नहीं रोका गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गाजा को साफ करवा दे ट्रंप की बात पूरी करने के लिए। क्योंकि ट्रंप ने पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि पूरा गाजा मेरा हो, इस पे पूरा ट्रंप सिटी बैठ जाए। तो इनको पता था कि कहीं तो रोको, अगर नहीं रोका गया, अगर मैंने इसको देश के रूप में मान्यता नहीं दी। अब आप कहेंगे देश के रूप में मान्यता देने से होगा क्या? मान्यता देने से यह होगा कि अब गाजा अगर फ्रांस की नजर में देश है, तो आने वाले समय में फ्रांस पार्टी बन के खड़ा हो जाएगा, युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं गाजा के समर्थन में हूं, किसी देश के खिलाफ आप ये नहीं कर सकते, मैं वीटो करूंगा। और वीटो कहां करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करेगा। यानी कि गाजा अब बचा रहेगा, इजराइल उसे साफ नहीं करा पाएगा। इस तरह से इन्होंने दांव चल दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने के नाते। हालांकि फ्रांस की पार्लियामेंट में यह पहले भी प्रस्ताव आया था, लेकिन तब इसे टेबल नहीं किया गया, मतलब पास नहीं किया गया। मैक्रोन ने यह दांव असल मायने में इन्हें हराने के लिए खेला। इजराइल तो खामखा पार्टी बन गया, क्योंकि ट्रंप ही चाहते थे कि गाजा को साफ कर कर अमेरिका की कॉलोनी बना लिया जाए। ऐसे में केवल इजराइल तो उनके लिए काम कर रहा था, फ्रांस ने ऐसा करके पूरा की पूरा दाव चल दिया है, जो इन दोनों को फिलहाल रास नहीं आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।